नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे सोलो मॉडल की। जैसा कि हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने वीडियो में डिस्कस किया था हेरोड-दोमार मॉडल के बारे में। सोलो ने हेरोड-दोमार मॉडल को ही एक तरह से अपना बेस मॉडल माना है, पर उसकी जो बैलेंस की इक्वेशन है उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उसकी जो डिस्क्रिपेंसीज थी एक तरह से सोलो ने उनको सॉल्व किया है। सोलो के अनुसार हेरोड-दोमार मॉडल में जिस चाकू के धार वाले संतुलन की बात कही गई है वह इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन स्थिर अनुपातों की दशा में होता है तथा उत्पादन में श्रम की पूंजी के बदले प्रतिस्थापित करने की संभावना नहीं है। वास्तव में साधनों के स्थिर अनुपात की मान्यता अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक विश्व में साधनों को एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। सोलो ने उत्पत्ति के साधनों की निश्चित या स्थिर अनुपातों की मान्यता को नकारते हुए साधनों की निश्चित या स्थिर अनुपातों की मान्यता को नकारते हुए साधनों की प्रतिस्थापनता को ध्यान में रखा है। अर्थात हेरोड-दोमार मॉडल में जो है इस मान्यता पर आधारित था कि साधन, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से श्रम व पूंजी को मानते हुए अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, कि साधनों का अनुपात स्थिर रहेगा। लेकिन सोलो ने कहा कि साधनों का अनुपात स्थिर ना रह करके बल्कि अगर जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो एक साधन को दूसरे साधन के लिए कुछ हद तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि हम अब सबसे पहले चर्चा करते हैं मान्यताओं की। सोलो मॉडल की जो मुख्य मान्यताएं हैं वो हैं कि एक तो ये मिश्रित या संयुक्त वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक सिंगल वस्तु न होकर के मिक्स्ड या मिश्रित वस्तु है। राष्ट्रीय उत्पादन दो उत्पादन के साधनों श्रम व पूंजी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अर्थात उत्पादन के साधन हेरोड-दोमार मॉडल की तरह दो ही हैं, श्रम व पूंजी। तीसरी जो मुख्य मान्यता सोलो ने ली वो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम की उपस्थिति ध्यान में रखी गई। अर्थात जिस प्रकार के प्रतिफल मिल रहे हैं वो स्थिर हैं। अर्थात यदि हम उत्पादन के साधन डबल कर देते हैं तो उत्पादन भी डबल हो जाएगा, आधा कर देते हैं तो उत्पादन भी आधा हो जाएगा। चौथी जो मान्यता सोलो मॉडल में ली गई वो थी पूंजी व श्रम की पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यही हेरोड-दोमार ने भी यही मान्यता ली थी। नेक्स्ट जो मान्यता सोलो ने ली वो है पूंजी व श्रम को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि यही मुख्य डिफरेंस था या विशेषता थी सोलो मॉडल की हेरोड-दोमार मॉडल के ऊपर। पूंजी एवं कीमतें लोचशील मानी गई, अर्थात ये आपस में बदल सकती हैं। तकनीकी प्रगति की दर तटस्थ अथवा उदासीन है, अर्थात तकनीकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो स्थिर है। टेक्नोलॉजी जो एक बार अडॉप्ट कर ली, एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिस दौरान उत्पादन किया जाता है उस दौरान उसमें परिवर्तन नहीं होता है। बचत दर को भी इन्होंने स्थिर माना। मॉडल की यदि अपन चर्चा करते हैं तो एक वस्तु के उत्पादन की बात करी, समस्त उत्पादन को संयुक्त वस्तु की भांति देखा गया है, जिसकी उत्पादन दर को Y+ माना है। Y+ समुदाय की वास्तविक आय को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक ही वस्तु के उत्पादन की चर्चा करी है तो जितना कुल उत्पादन हुआ वो ही उस सोसाइटी का या राष्ट्र का की कुल आय होगी। उत्पादन के बचत के लिए अनुपात को स्थिर S के द्वारा सूचित किया जाता है। अतः बचत की दर होगी SY+। एक समुदाय में पूंजी का स्टॉक होगा K, पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि होगी DK/DT, जिसमें K के द्वारा को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात K शुद्ध विनियोग है। चूँकि बचत = विनियोग, अतः निम्न आधारभूत समता विद्यमान होगी। K = SY, Y = FKL। ये माना गया है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम कार्यशील हैं, जो कि श्रम व पूंजी की प्रतिस्थापनता व ह्रासमान सीमांत उत्पादकताओं पर आधारित है। समीकरण 1 जिसमें कि हमने चर्चा करी K = SY, इस समीकरण की यदि हम चर्चा करते हैं K = SY, इसमें समीकरण 2 को यदि हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलेगा समीकरण 3, जिसके अंदर K = SFKL आएगा। माना गया कि जनसंख्या की वृद्धि एक बाहिरजात घटक है, अर्थात बाहर से दिया हुआ है।
श्रम शक्ति में एक समान सापेक्षिक दर n में वृद्धि होती है। n को हैरोल्ड द्वारा वर्णित वृद्धि की प्राकृतिक दर से संबोधित किया जाता है, जबकि तकनीकी परिवर्तन अनुपस्थित होते हैं। अतः t समय पर श्रम की उपलब्ध पूर्ति LT को निम्न सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। LT = L0 e⁻n/t। समीकरण 4 को श्रम का पूर्ति वक्र भी कहा जा सकता है। सोलो के अनुसार यह स्पष्ट करता है कि घातीय रूप से वृद्धि करती श्रम शक्ति को पूर्णतया बेरोजगार तरीके से रोजगार दिया गया है। श्रम पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा है जो समीकरण 4 के अनुसार श्रम शक्ति के बढ़ने पर दाईं ओर खिसक जाती है। तब वास्तविक मजदूरी दर इस प्रकार समायोजित होती है कि समस्त उपलब्ध श्रम रोजगार प्राप्त कर लेता है तथा सीमांत उत्पादकता समीकरण उस मजदूरी दर को निर्धारित करता है जो वास्तव में विद्यमान रहेगी। सीमांत उत्पादकता के समीकरण की यदि हम चर्चा करते हैं तो समीकरण 3 में, जो कि यहाँ था, समीकरण 3 में L कुल रोजगार को प्रदर्शित करता है, जबकि समीकरण 4 में यह श्रम की उपलब्ध पूर्ति को दर्शाता है। यानी कि समीकरण 3 का जो ये L है ये तो बता रहा है कुल रोजगार, और समीकरण 4 में जो है का जो ये L है ये दर्शा रहा है पूर्ण रोजगार को। यह मानते हुए कि पूर्ण रोजगार को निरंतर प्राप्त किया जा रहा है, समीकरण 4 से L का मान समीकरण 3 में रखने पर K = SF K L e⁻n/t आएगा, जो हमारे पास होगा समीकरण 5 के रूप में। पूंजी संचय के समय पथ को निर्धारित करने वाला आधारभूत समीकरण है। यदि समस्त उपलब्ध श्रम को रोजगार दिया जाना है तब पूंजी संचय के इस समय पथ का अनुसरण किया जाना आवश्यक है। पूंजीगत स्टॉक एवं श्रम शक्ति के समय पथों को ज्ञात होने पर उत्पादन फलन की सहायता से वास्तविक उत्पादन का अनुरूप समय फलन ज्ञात किया जाना संभव है। वास्तविक मजदूरी का समय पथ सीमांत उत्पादकता समीकरण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात सीमांत उत्पादकता समीकरण जो होगा वो ये वाला हो गया। वहाँ सीमांत उत्पादकता = ΔF KL/ΔL। प्रोफेसर सोलो ने विकास की प्रक्रिया को जो अभिव्यक्त किया है वो निम्न प्रकार से किया। किसी समय पर उपलब्ध श्रम पूर्ति को समीकरण 4 के द्वारा दिया गया है तथा उपलब्ध पूंजी स्टॉक भी दिया गया है। साधनों के वास्तविक प्रतिफल श्रम व पूंजी को पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए अपने आप को समायोजित कर लेंगे। अतः हम उत्पादकता फलन समीकरण 2 की सहायता से उत्पादन दर को ज्ञात कर सकते हैं। तब बचत की प्रवृत्ति हमें यह बतलाती है कि शुद्ध उत्पादन का कितना भाग बचाया एवं विनियोग किया जाएगा। हम चालू अवधि में पूंजी के शुद्ध संचय को जानते हैं। संचित पूंजी स्टॉक में इसे जोड़ कर हमें अगली अवधि में उपलब्ध पूंजी की मात्रा ज्ञात होती है और समूची प्रक्रिया को इसी प्रकार दोहराया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संभव आर्थिक विकास प्रतिरूप।